नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा। वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। हजारों जवाबों से अच्छी थी जिनकी खामोशी। वो चुप रहते थे लेकिन उनका काम बोलता था। आज ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है उस शख्स के लिए जो शांत रहा लेकिन सबको हैरान करता रहा, जो सफर पर निकला तो कईयों को मंजिलें बांटता गया, जो धीर था, गंभीर था, नए भारत को गढ़ने वाला आर्किटेक्ट था। वो कोई और नहीं बल्कि सबसे असरदार सरदार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूबा है। आज उनके विजनरी सोच की चर्चाएं हो रही हैं। हिंदुस्तान की माटी को जो कुछ मनमोहन सिंह ने दिया उसकी हर कोई बात कर रहा है, उनके साथी हो या राजनीतिक विरोधी। मनमोहन सिंह के कसीदे हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। खुद मनमोहन सिंह ने इस सवाल को इतिहास पर छोड़ दिया था और उम्मीद जताई थी कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इतिहास इंसाफ करेगा। सवाल ये भी, क्या मनमोहन सिंह कांग्रेस के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह कांग्रेस के सबसे विजनरी पीएम थे। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा। आपको सुनवाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाइफ से जुड़े हुए कुछ अनसुने किस्से। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि आज देश कैसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। तो आर्थिक क्रांति के साथ साथ सूचना का अधिकार, रोजगार की गारंटी, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए आधार कार्ड, ये सब कुछ किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और इसी के साथ सवाल यही है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के अब तक के सबसे विजनरी और सबसे काबिल प्रधानमंत्रियों में से एक है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभी राजीव डोगरा साहब, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ हैं, किताब भी लिख चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। स्वागत है राजीव डोगरा जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, सवाल मेरा यही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदानों पर आज जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आर्थिक क्रांति से लेकर रोजगार की गारंटी हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, सारा क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। जो एक बात डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि इतिहास उनके साथ नरमी बरतेगा या उनके साथ न्याय करेगा, क्या इतिहास न्याय कर पाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ? देखिए, इतिहास ने तो न्याय कर ही लिया है। और आप खुद ही जो प्रोग्राम के शुरू में एक शेर के लफ्ज बताए थे कि वो आसमान की ऊंचाइयों का आदमी था,
जिसको जमाने ने पूरी कदर नहीं दी जब वो जीवित थे। पर आज के जो श्रद्धांजलियां हो रही हैं, उससे साफ बताता है कि उस ऊंचाइयों तक जमाने ने उन्हें देखा। और दूसरी चीज ये है कि लोग काफी ये कहते हैं, आपके प्रोग्राम में भी कुछ कहा गया कि वो कम बोलते थे। मैं कहूँगा वो कम नहीं बोलते थे, वो बोलते थे जब ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है वो बहुत अकल की बात करते थे। तो देश को जब ज़रूरत थी, स्पेशली आर्थिक ज़रूरत थी, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो तब उन्होंने बढ़ के बड़े बोल्ड कदम लिए और बहुत बोल्डली बोला कि हाँ, मैं ऐसे कदम लेने वाला हूँ जिससे देश एक नई दिशा लेगा और एक नई डायरेक्शन लेगा। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो कही जाए वो ये है कि जब देश हताश था, उन्होंने देश को उभारा और उसके बाद द कंट्री हैज नॉट टर्न बैक, लुक्ड बैक। सो कई और कंट्रीब्यूशंस थी, न्यूक्लियर डील जैसे आपने कही, और संयम 26/11 के बाद भी जो उन्होंने संयम दिखाया उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, पर बैलेंस में देखा जाए तो 26/11 के बाद जिस सूझबूझ से उन्होंने काम लिया, देश को काम रखा, वो भी अपने आप में एक मिसाल थी। और एक कोइंसिडेंस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 26/11 की जो बात हो रही है, तो 26/11 के जो मुख्य गुनाहगार थे वो आज उनका देहांत हो गया है। तो शायद ये नेचर का एक जस्टिस है कि एक जिसने बहुत सूझबूझ से स्थिति को संभाला, वो गुजर गए और उनके लिए पूरा देश रो रहा है, और एक जो विलन ऑफ 26/11 थे उनको भी जस्टिस मिल गया ऊपर वाले से। बिल्कुल, देखिए, बहुत शांति के साथ काम करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेता उन्हें अपनी तरीके से याद कर रहे हैं। और रशीद किदवई साहब, यही एक राजनेता की कमाई होती है, उसके जाने के बाद कैसे उसका देश उसे याद कर रहा है, कितने लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, कितने लोग उसके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े हुए हैं, कितने योगदान देश के लिए उन्होंने दिया। हर किसी की जबान पर यही बात है। वो खामोश चेहरा, वो मंद मुस्कान जो बहुत कम बोला करता था और इसीलिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन काम कितना बोलता है डॉक्टर मनमोहन साहब का, वो आज बच्चा बच्चा बोल रहा है। जी प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं उनसे 2 महीने पहले भी मिला था और तब भी मैंने उनसे इस तरह का आग्रह किया कि आप अपने संस्मरण लिखें, आप अपनी बात करें, आप इंटरव्यू दें, आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पूरा जो बिंदु है जिस पे आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है उस पर आप सफाई दें। वो कहते थे कि नहीं, देखिए, मेरा इतिहास मेरे साथ इंसाफ करेगा, ट्रूथ इज़ माई डिफेंस। मैंने कोई भी काम, गलत काम, अनुचित काम न किया, न करने दिया। जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए मेरी सरकार पे, वो कोई अदालत में उसको माना नहीं गया, उसको कोई उसके पीछे कोई जो दूसरी सरकार आई वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। वो देखिए 12-14 घंटे अमूमन दिन में काम करते थे, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, वो ना कहीं छुट्टियां मनाने जाते थे। उनको बहुत, उनकी 3 बेटियां, उनके 3 दामाद, उनके नाती, तमाम, वो तो ट्रेन का रिजर्वेशन, एक बार मुझे पता चला कि वो मनमोहन सिंह के दामाद जो थे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वो कुछ स्टूडेंट्स को कहीं ले जा रहे थे स्टडी टूर पे, और ट्रेन का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। तो मुझे हंसी भी आई और बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री है और उसके दामाद और उसका ट्रेन तक का रिजर्वेशन, ये नहीं कि अलग से बोगी लग जाती या कोई वो 3rd AC में कंफर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो किसी चीज़ से उन्हें विचलित नहीं होते थे, महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री बने, 2 बार बने। और इस संदर्भ में मैं प्राची कहना चाहूँगा कि 1999 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जो दक्षिण दिल्ली से वो विजय कुमार मल्होत्रा से हारे थे, भीतरघात हुआ था, और वो भीतरघात करने के बहुत से जो किरदार थे वो उन्हीं की कैबिनेट में आ गए 2004 में, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको काटने छाटने, उनकी राजनीतिक मतलब कमज़ोर करने का कोई प्रयास नहीं किया। मुस्कुराते हुए उनका साथ निभाते रहे, उनके साथ बहुत सारे दांव पेच चले गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी। और मुझे लगता है यही उनकी ऐसी उपलब्धि है जो आज
हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भाषा बोलता हो, कोई धर्म का अनुयायी हो, सब डॉक्टर साहब की वाहवाही करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी थोपा नहीं, बखान नहीं किया, अपने आप को उन्होंने लार्जर देन लाइफ नहीं बनाया, एक साधारण जीवन बिताया। शाकाहारी थे, बहुत कम खाते थे और उनकी ख्वाहिशें भी बहुत कम थी, पैदल बहुत चलते थे, मतलब नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के, पैदल चल के संसद भवन से वो एनेक्सी जाते थे, तो हम उनके साथ हो लेते थे, तो कभी ये भी नहीं कहते थे अरे तुम मतलब क्यों आ रहे हो, मेरा निजी समय है, ये वो सामान्य रूप से जैसे इधर उधर की बात करके, राजनीति की बात करके आगे बढ़ जाते थे। नहीं, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे दावपेच भी चले गए, किदवई साहब आज यही बात पूरे देश में हो रही है, और जो एक लाइन खुद मनमोहन जी की थी कि इतिहास मेरे साथ नरमी बरतेगा, इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, क्या वाकई में जो क्रेडिट मिलना चाहिए था मनमोहन साहब को, वो क्रेडिट उनके जीते जी उनको नहीं मिल पाया, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनको नहीं मिल पाया? देखिए, मनमोहन सिंह अपनी भूमिका को लेके बहुत ज़्यादा उन्हें कोई गुमान नहीं था। देखिए, वो 2004 में प्रधानमंत्री बने, उनको इस बात का पूरा एहसास था और अंदाज़ा था कि वो जो मैंडेट था वो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और वो उसके जो घटक दल थे उनको मिला था। वो एक बहैसियत एक प्रधानमंत्री, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आए थे। 2009 का जब चुनाव हुआ उस समय बहुत ज़्यादा एक कांग्रेस का एक खेमे ने कोशिश की कि मनमोहन सिंह जालंधर से चुनाव लड़े। प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के लीडर हैं और जो भाजपा के सहयोगी थे उस समय, उन्होंने भी कहा कि अगर मनमोहन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मैं उसका समर्थन करूँगा। मनमोहन सिंह जीत जाते, लेकिन मनमोहन सिंह जानते थे कि वो एक तरीके का एक पॉलिटिकल फेस कांग्रेस का नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही उसका दावेदार समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को उस पिच के ऊपर लाए नहीं, और इसीलिए उनका कांग्रेस में बहुत ज़्यादा सम्मान रहा। जो अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी, के नटवर सिंह, शिवराज पाटिल, शुरू में इन सब लोगों ने अपने अपने स्तर के ऊपर कोशिश करी कि उनको थोड़ा सा राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया जाए, लेकिन मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव में यही फ़र्क था कि पीवी नरसिम्हा राव ने अपने विरोधियों को, जो उनकी पार्टी में भी थे, उनको सबक सिखाया और उनसे लड़ाई लड़ी। मनमोहन सिंह ने लड़ाई नहीं करा, अपने काम से उनको जो है एक तरीके से डिसार्म कर दिया, और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि वो 2 बार के प्रधानमंत्री। 2009 की अगर आप अगर चुनाव का रिजल्ट देखें तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली, शहरों में सीटें मिली, यूपीए की सीटें बढ़ी, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की। वो कहते थे देखिए ये तो जो राजनीतिक चेहरा है वो जाने, मैं तो अपना काम से काम कर रहा हूँ। ये ऐसे में अनेक घटनाएं बता सकता हूँ प्राची। वो जो अमेरिका गए तो जॉर्ज बुश ने उनसे कहा अपनी पत्नी से कि देखिए ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं और एक भी मुसलमान जो है अलकायदा का सदस्य नहीं है। हाँ। लेकिन मनमोहन सिंह ने आके यहाँ कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी करी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी कि साहब मुझे ये कहा। देखिए, जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, वो भी उनकी तारीफ करते थे, जो रिपब्लिकन थे वो भी उनकी तारीफ करते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी भी अमेरिका की राजनीति में अपने आप को ये नहीं कहा कि अरे बराक ओबामा हमारे दोस्त हैं और जॉर्ज बुश हमें बहुत मानते हैं। लेकिन जिस विजन को लेकर चल रहे थे और जो जैसा आप कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ का डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनंत विजय जी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री रहते हुए भी नहीं, एक काम जो उनका सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और एक शब्द जो आज हर कोई कह रहा है वो है महान अर्थशास्त्री। 1991 में वो आर्थिक रिफॉर्म, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई भूल नहीं सकता। देश के संकट से जूझ रहा था, वो दरवाजे जो पहले की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारें थी बंद था, वो दरवाजे खोले दुनिया के लिए। तो बड़ा हटके काम किया और इसीलिए अपने आप को बेहतर साबित किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, किसी भी भूमिका में रहे हों वो, चाहे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, चाहे सलाहकार। प्राची ठीक कह रही हैं आप। मनमोहन सिंह के जो 1991 का योगदान है उसको तो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। एक तरह से इकोनॉमिक रूप से उन्होंने लिबरेट किया, जो इकोनॉमी थी हमारी उसको लिबरेट किया। लेकिन हमें यहाँ नरसिम्हा राव को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का सहयोग मनमोहन सिंह को नहीं मिलता तो वो आर्किटेक्ट नहीं कहलाते। तो जब तक नेतृत्व का भरोसा नहीं होता, और मनमोहन सिंह जी के साथ एक अच्छी बात यह रही कि हमेशा से उनको नेतृत्व का भरोसा प्राप्त रहा, चाहे वो वित्त मंत्री रहे, चाहे वो यूजीसी के अध्यक्ष रहे, चाहे उसके पहले वो योजना आयोग में रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। तब भी जो राजनीतिक नेतृत्व था उनको विश्वास हासिल था। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी सिर्फ महान अर्थशास्त्री ही नहीं थे, महान राजनीतिज्ञ भी थे। एक देश में, इतने बड़े मुल्क में
बगैर कोई लोकसभा का चुनाव जीते कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रह जाए तो हमें तो ये मानना चाहिए कि उनको राजनीति की बहुत गहरी और पैनी समझ थी। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वो श्रेय नहीं लेते थे, मुझे लगता है कि श्रेय लेने की बात उस समय इस तरह से श्रेय लेने की जो अब की बातें हैं उस समय इस तरह से नहीं लिया जाता था। श्रेय उनके राजनीतिक नेतृत्व के लोग लेते थे। तो हो सकता है कि वो श्रेय खुद न लेते हों, लेकिन कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं श्रेय नहीं लेता है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की बातचीत राष्ट्राध्यक्षों से, उनकी पत्नियों से होती है। मोरारजी देसाई के भी बहुत सारे किस्से हैं जो बातचीत हुई, तो वो बातचीत सार्वजनिक नहीं की जाती है। ये एक मान्यता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से ललित नारायण मिश्र उनको राजनीति में लेके आए, सबसे पहले जो बिहार के नेता थे, और मैं अभी अपने एक साथी से कह भी रहा था कि बिहार का और सिखों का बड़ा पुराना रिश्ता है। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी बिहार की धरती से आए, उसी प्रकार मनमोहन सिंह को राजनीति में लाने वाला भी एक बिहारी राजनेता ही था। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो मनमोहन सिंह को मैं, जितने बड़े अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं, मैं उससे कम तो राजनीतिज्ञ नहीं मानता हूं। बहुत एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, पर उन्होंने साबित किया कि उनमें राजनीति का वो दुर्लभ गुण है, उनमें अपमान सहने की बहुत बड़ी क्षमता थी। अब आप समझिए कि कोई प्रधानमंत्री जिसके कैबिनेट ने कोई अध्यादेश पास किया हो, उसको उन्हीं के पार्टी का सांसद फाड़ कर चुनौती दे और फिर भी वो गम का घूंट पी जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है इसके लिए कि आपको प्रधानमंत्री बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गठबंधन की राजनीति में, जब आप राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं तब क्या करना होता है। और राजीव डोगरा साहब बैठे हुए हैं, मुझे मनमोहन सिंह जी की एक बात और भी अच्छी लगती है कि वो कूटनीति के स्तर पर भी उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया। जिस तरह 2008 में उन्होंने मंदी से भारत को बचाया या उबारा, जो भी कह लें आप उसको, उसी तरह से 2008 में जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की उन्होंने, वो बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर, मनमोहन सिंह के उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके पास बहुमत की सरकार बहुत नहीं चला रहे थे वो, और उनके जो वामपंथी मित्र थे वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल, अपनों के विरोध का सामना करना पड़ा था। लेफ्ट ने हाथ खींच लिया था। सोनिया गांधी को भी समझाना पड़ा था कि नहीं ये ठीक है, क्योंकि वो भी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी कि एक मुद्दे पर सरकार ना गिर जाए। हालांकि वो समझाने में कामयाब रहे थे, बाकायदा न्यूक्लियर डील जो है वो साइन हुई, लेकिन उस वक्त विरोधियों का साथ उन्हें मिला था और काफी चर्चाओं में ये वाकया भी रहा था कि मनमोहन सिंह को विरोधियों का साथ मिल रहा है कम से कम इस मसले पर। तो वो जानते थे सहमति कैसे बनानी है। और दिलीप जी, यही उनका गुण क्या उनको सबसे अलग बनाता है? जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री देखे गए, उन प्रधानमंत्रियों में से उनका बिना किसी लालच के पद पर बने रहना, कोई सत्ता की हनक ना होना, एक के बाद एक तमाम दबावों के बावजूद वो काम करना जो देश के लिए जरूरी है, चाहे बात आरटीआई की हो, चाहे रोजगार गारंटी की हो। देखिए, ब्रांड मनमोहन सिंह जो है, उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये था कि वो ब्यूरोक्रेट बन के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर रह के प्राइम मिनिस्टर बना। तो उनके साथ सिर्फ अर्थव्यवस्था का जानकारी कहना ठीक नहीं होगा, पर उसी को ही वो प्रयोग करके, पब्लिकली प्रयोग करके उन्होंने ये पद पे पहुंचा। जैसे आनंद विजय साहब कह रहे थे कि पॉलिटिक्स का जो है, उनका जानकारी पॉलिटिक्स में ये था कि क्या नहीं करना चाहिए, कहां किस रूप में उसको दिखाना नहीं चाहिए। तो वो अवॉइड करना भी एक स्किल है और एक टेक्निक है। और ब्रांड मनमोहन में ये था कि ये प्रोफेशनल है, इसको पार्टी बैक करके ही देश का जो काम है, जो देश का फ्यूचर है, वो उनके हाथ में देने के लिए मनमोहन सिंह जी पब्लिकली नहीं कहते थे, पर उनका कई कंडीशंस थे, और उन कंडीशंस को मीट करके ही पार्टी और देश उनको ये जो कार्य दिया गया वो संभाल सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका के साथ जो डील हो, या उनके इंटरनल पार्टी के पॉलिटिक्स हो, या राज्यसभा के मेंबर हो के प्राइम मिनिस्टर रहना, ये सब चीजें जो है वो इसलिए उनके लिए इजी था क्योंकि उनका ब्रांड था
कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इकोनॉमी को समझते हैं और जो गरीब के जो मिसाल है उनको भी समझते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और सिर्फ एक प्रोफेशनल में ही उस वक्त मिला गया था। अब मिलना मुश्किल है ऐसे लोगों को। बिल्कुल, और उन्होंने आम आदमी बनकर सोचा। जो किस्से उनके बारे में बताए जाते हैं रशीद किदवई साहब, आपने तो बहुत करीब से देखा है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ हैं, लेकिन जो उनके किस्से प्रभावित करते हैं युवाओं को, वो ये है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी आप अपने आप को आम आदमी समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएं तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में रहते हुए अपने आप को आम आदमी की तरह आंकना, किदवई साहब, BMW गाड़ी होने के बावजूद अपनी गाड़ी मारुति 800 ही समझना, ये थी उनकी सरलता और सहजता, जिससे वो 10 सालों तक प्रधानमंत्री भी बने रहे और सहजता के साथ अपना काम करते रहे। जी देखिए, सहजता उनमें एक बड़ा मतलब एक ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। उन्होंने कभी उसको, अपनी सहजता को, अपनी ईमानदारी को, अपनी नेक नियति का, उन्होंने कभी उसको एक तरीके से एक अचीवमेंट की तरफ प्रस्तुत नहीं करा। बहुत ही साधारण और सामान्य तरीके से उनका इन सब चीज़ों के बारे में एक रिएक्शन होता था। उनके जो अभी हमारे मित्र अनंत विजय जी बात कर रहे थे अध्यादेश के बाद और राहुल गांधी के संदर्भ में, उन्हें इस बात का ज़रूर मलाल था कि राहुल गांधी ने 3 बार उन्होंने राहुल गांधी को पेशकश की कि राहुल गांधी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। उन्हें लगता था बाद में जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे कि राहुल गांधी अगर वो पद स्वीकार कर लेते तो हो सकता है उनकी आज साख देश की राजनीति में बेहतर होती। उनके ऊपर बहुत सारा, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो एक तरीके का ऐसे फीलर आए, दबाव तो मैं नहीं कहूँगा कि वो अपने अनुभव को थोड़ा शेयर करें, थोड़ा कोई किताब लिखे, कोई जो या सरकार की जो पुरानी सरकार, मतलब उन्हीं की सरकार जो थी, जो यूपीए का कार्यकाल था या गांधी परिवार, उसको उसकी कुछ नुक्ताचीनी करें, उसकी कुछ अपने जो कड़वे तजुर्बे हुए हैं उसका अनुभव का चर्चा करें। लेकिन मनमोहन सिंह इस मामले में बड़े साफ वो थे। वो व्यक्तिगत कन्वर्सेशन में, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि वो बातचीत का, वो हमेशा कहते थे कि देखिए मेरी जो राजनीतिक सोच है वो नेहरूवियन सोशलिज्म सेकुलरिज्म में बिल्कुल वो कहीं हट नहीं सकती, कम नहीं हो सकती। मैं इस नेहरू गांधी परिवार का ने उन पर भरोसा करा, मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और ये तमाम बातें वो कहते थे कि देखिए मर्यादा के बाहर कोई बात आप मुझसे सोचें कि मैं कहूँगा, लिखूँगा, बताऊँगा, तो ये आपको ऐसी मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए कि मैं ऐसी कोई बात कहूँगा ही नहीं। और इसको लेकर के वो बड़े श्योर फुटेड थे। उन्हें कोई जैसे उनको एक तरीके से पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति उसको, लेकिन वैसे प्रधानमंत्री वो नहीं गए। उन्होंने कहा देखिए ये तमाम चीज़ें जो लच्छेदार बातें करते हैं और हमें वहाँ पर जो सम्मान देंगे और वो करेंगे, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए या कुछ हो जाए। तो वो अपने कार्यकाल में वैसे प्रधानमंत्री पाकिस्तान ही नहीं गए। और तो उनको, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के वो बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने पता था कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो ऐसे पैतरे करेगी और उनको बार बार उसने, और जो हमने देखा भी 26/11 और तमाम ऐसे वाक़े हुए। तो मनमोहन सिंह देखिए राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बहुत से सलाहकार काम किया। उसके बाद नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया, सीताराम केसरी ने उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाए और सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो एक तरीके से अगर आप फिर एक नजर मारें, यही आपसे मुझे जानना भी है, इतने सारे नेताओं से, प्रधानमंत्रियों से कोऑर्डिनेशन बनाना और उस कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद खुद प्रधानमंत्री पद पर आना, काम करना, तमाम दबावों को झेलना, सारे क्रिटिसिज्म को झेलना, रिमोट वाली सरकार का आरोप लगना, उसके बावजूद अपने काम को करना, तो ऐसे व्यक्तित्व थे, इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आज हमारे बीच में नहीं है और पूरा देश, पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके योगदानों को याद कर रही है। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यों का जिक्र, उन पर पड़े दबाव का जिक्र तो आज किया ही जा रहा है। डोगरा जी, इन पर्सन अगर आज आप समझा पाएं, चूंकि आपने तो किताब भी लिखी है, उनके अनुभवों को बड़े करीब से आपने जाना है, पर इन पर्सन वो कैसे व्यक्तित्व थे? उनसे बात करने पर क्या महसूस हुआ करता था? अमूमन तो चुप और खामोशी उनकी देखने को मिलती थी, विरोधी इसी बात को लेकर निशाना साधते थे, लेकिन आम जीवन में या आपसी बातचीत में वो कैसे व्यक्तित्व थे? देखिए, आपने मेरी किताब का जिक्र किया, तो ये किताब 8 प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर लिखी है। भारत के अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, उनमें मैंने 8 प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर चैप्टर्स लिखे थे।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनमें से एक प्रोमिनेंट शख्सियत थे। तो जहां तक पर्सनल इंटरेक्शन का सवाल है, उसमें ऐसा लगता था कि जैसे अभी आपसे बातचीत हो रही है, उसी तरह नॉर्मल तरीके से बातचीत होती थी। कई बार मैं उनके साथ फॉरेन ट्रिप्स पे भी गया, तो वो आपकी सलाह चाहते थे और वो बड़े गौर से सुनते थे। ये नहीं थे कि वो इम्पेशेंट हो जाते थे कि अच्छा भाई अभी आपने बात कर ली, अब दूसरे से मैं पूछूं। जब तक आपका पूरा जो है ओपिनियन खत्म नहीं हो जाती थी, वो बहुत पेशेंटली सुनते थे, और अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो उसको एब्जॉर्ब करते थे, उसको अडॉप्ट करते थे। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं था, जो मतलब डिप्लोमेट्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे जो उनको साथ काम करते थे, बल्कि दूसरों के साथ भी था। और मैं इसके शुरुआत की एग्जांपल देता हूं। जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे तो उनके साथ टीम में विजय केलकर, मोंटेक सिंह जैसे अच्छे अर्थशास्त्री थे, और उनको लीड करके, उनकी बेस्ट क्वालिटीज को अडॉप्ट करके और इम्प्लीमेंट करके उन्होंने एक देश की इकोनॉमिक भूमिका जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया, और यही फिर वो 91 में जाके बहुत काम आई। इसी तरह 2007-2008 में जब विश्व में एक आर्थिक संकट की स्थिति से बन गई थी, तो इंग्लैंड में उस टाइम G7 जो था, और बाद में G20 भी अपनी मीटिंग्स में था और इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। पर G7 की जो वो मीटिंग थी उस टाइम पे, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्पेशली बुलाया गया था, और इसलिए बुलाया गया था कि जो आर्थिक संकट है विश्व का, उससे कैसे उभरा जाए। तो जब वो बात करते थे तो लोग सुनते थे, क्योंकि उनकी बातों में एक गहराई होती थी, और स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज पे। सो ऐसा आदमी जो खुद ठोस हो, वो दूसरों को नेचुरली एक टाइप की इज्जत देता है अगर उनके बातों में दम हो, और उनको इम्प्लीमेंट करके उनको बढ़ावा भी देता है। सो ये रेयर क्वालिटी है एक प्राइम मिनिस्टर की। और एक और चीज, जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की स्थिति इतनी खराब थी, मैंने अपने किताब में जिक्र किया है। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि क्या हाल क्या है देश का इकोनॉमिक तरीके से। तो कहते हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो ये समझिए, लोग जानते नहीं हैं, ये समझिए उस स्थिति से लेके और 2 साल में एक देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है ऑलमोस्ट टर्न अराउंड कर दी थी। तो महानता तो है। बिल्कुल। और इस आर्थिक रिफॉर्म की चर्चा आपने की, ये तो आज चर्चा का विषय है, और इसे तो हमेशा याद ही रखा जाएगा कि मुश्किल वक्त से कैसे उन्होंने हमें बाहर निकाला था, पूरे देश को बाहर निकाला था। और दूरदर्शिता थी अनंत विजय जी, उनके पास दूरदर्शिता थी, तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, तभी जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे, न्यूक्लियर डील पर अड़े रहना, विरोधों का सामना किया, लेकिन वो करनी है तो करनी है। जानते थे कि देश के लिए कितनी जरूरी है, विरोधों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत है नहीं आपके पास, आपकी सरकार भी गिर सकती है, लेकिन निश्चय कर लिया तो पूरा करके दिखाया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, मेरी बात बीच में रह गई थी। मैं यही कह रहा था कि 2008 में जब उन्होंने न्यूक्लियर डील किया, तो प्राची हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में विस्फोट करके भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया, उसके बाद जो उपेक्षा भारत की न्यूक्लियर पावर्स कर रहे थे, मनमोहन सिंह ने उसको तोड़ा। उन्होंने अगर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील न किया होता तो अमेरिका के साथ जो संबंध थे वो इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंचते। मैं उनको एक कूटनीतिज्ञ भी मानता हूं, कि क्योंकि जो स्कॉलरशिप मनमोहन सिंह में थी, उनको सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट कह के छोड़ देना, मुझे लगता है उनके साथ ज्यादती होगी। और उन्होंने जो लास्ट में कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, तो उस लिहाज से भी हमें बात करना चाहिए। उनके व्यक्तित्व के विविध पहलू थे, वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो एक अच्छे राजनेता भी थे, वो एक मतलब बहुत शार्प कूटनीतिज्ञ भी थे। जिस प्रकार से उन्होंने 2008 में ये किया, और आपको ये भी बताऊं मैं
कि जब 2007 में शिंजो एबे जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत आए थे, तो राजीव डोगरा सर बैठे हैं, उनको ध्यान होगा कि क्वाड की पहला बीजारोपण उसी समय हुआ था शिंजो एबे के साथ, और उसको जापान के साथ भी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना उस समय शिंजो एबे के साथ, जिसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मजबूत किया, तो उसकी बुनियाद भी, उसकी नींव भी, उसका बीजारोपण भी मनमोहन सिंह के समय में ही हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, कि जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे पड़ोसी देशों में राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र बना। तो आप देखिए कि एक विजनरी लीडर, उसकी उपस्थिति मात्र से नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र बना, भूटान ऐसे ही हुआ। उसके बाद एक और कंट्री मैं भूल रहा हूं, वहां भी राजतंत्र था और वो लोकतंत्र बदला। बांग्लादेश में जिस तरह से रिश्ते अच्छे हुए, तो मनमोहन सिंह ने कूटनीति के लिहाज से भी, और 26/11 के बाद ठीक है कि उन्होंने, राजीव डोगरा सर बता रहे थे अभी कि 26/11 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नियम आया, तो उनकी स्ट्रेटेजी जितना मैंने मैं आनंद जी आपके पास लौट रही हूँ। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मैं इसी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। किदवई साहब के पास में चले जाती हूँ मैं। ये आइडिया जो उनके योजनाओं के थे किदवई जी, ये कहाँ से आते थे? एक सरकार में रह के ट्रांसपेरेंसी की बात करना, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार देना, ये कैसे आइडिया आते थे कि ये जरूरी है इस देश के लिए? या रोजगार की गारंटी देना नरेगा के जरिए? हाँ प्राची, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया और उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है या लोगों को जानकारी है। दरअसल मनमोहन सिंह, देखिए, जैसा हम बार बार कहते रहते हैं कि वो केवल अर्थशास्त्री नहीं थे, वो भारतीय समाज को, उसकी विषमताओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो उन्होंने जब बहैसियत प्रधानमंत्री, उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि इकोनॉमिक राइट, मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में जो राइट थिंकिंग होती है उसकी तरफ चले, मतलब, और सोशल लेफ्ट, और उसमें थोड़ा जो सामाजिक स्तर के ऊपर जो है, जो वामपंथी सोच होती है उसका थोड़ा सा मिश्रण करके, और जिसपे आज हम जितना वेलफेयरिज्म और उसकी तमाम स्कीम देखते हैं, वो सब का सब उसका स्वरूप वही के ऊपर तैयार हुआ था। तो उसका सिविल सोसाइटी से बहुत अच्छे संबंध थे, और जो सिविल सोसाइटी से उनके इंटरेक्शन, बातचीत होती थी, तो सिविल सोसाइटी का बहुत आग्रह था कि आप इस तरह से करिए कि हमारे देश में जो सरकार है वो बड़ा भारी भरकम, बड़ा छुपा हुआ एक तंत्र प्रतीत होता है, उसके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं होती, वो ज़्यादा भी चाहे तो नहीं मिलती है। तो मनमोहन सिंह ने उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से, जिस पर सोनिया गांधी भी उसकी बहुत पक्षधर थी, उसको पूरा न सिर्फ शुरुआत करी बल्कि उसको बहुत आगे तक ले गए। आज मुझे लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये विवाद का विषय है, वो थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन मनमोहन सिंह ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस पेड़ को बहुत ज़्यादा जो था आगे बढ़ाया और उसको मजबूती दी। दरअसल वो, क्योंकि उसको एक बहैसियत ब्यूरोक्रेट, वो जानते थे कि उनके पास कोई चीज़ छुपाने की नहीं थी। कोई भी आदमी RTI लगाए और उसको पता चल जाए। उन्हें पता था कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा काम को करना नहीं चाहती और छुपाना चाहती है, ढकना चाहती है, वो सब चीज़ें सार्वजनिक हो जाए। तो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व में ये जो ओपननेस थी, बड़ा हृदय जो था, ये उनके चरित्र का बहुत बड़ा हिस्सा था, और इसको दरअसल लोगों ने काफ़ी नज़रअंदाज किया। लोगों ने उनको इस तरह उसको कमज़ोरी माना। देखिए, कोई आदमी अगर सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स, इन तमाम चीज़ों का पक्षधर है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति वो कोई कोताही करेगा। तो ये मनमोहन सिंह का जो एक चेहरा था, इसको उस समय विपक्ष ने काफ़ी बदनाम करने का और परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन मनमोहन सिंह को उस पर कोई मलाल नहीं था। उन्हें लगता था कि लोग उनको, वो जो असली मनमोहन सिंह है, उसको लोग देख सकेंगे और समझ सकेंगे। इसलिए मैं फिर वो बयान दिलीप जी रिपीट कर रही हूँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, कि हिस्ट्री उनके साथ न्याय करेगी, इतिहास उनके प्रति नरम रहेगा। ये बयान उनका बार बार याद किया जाएगा, क्योंकि इस बयान के पीछे आप कोई भी मायने निकाल सकते हैं। जो कुछ प्रधानमंत्री रहते हुए उनके साथ हुआ, जितना क्रिटिसिज्म उनको मिला, जितने घोटालों का आरोप उनकी सरकार पर लगा। हाँ, ये बात अलग है कि आरोप लगने के बावजूद उनकी खुद की छवि बेदाग रही, कभी भी उनकी छवि पर कोई दाग नहीं आया। ईमानदार नेता के तौर पर रहे, और आज तक ईमानदार नेता के तौर पर ही उनको याद किया जा रहा है। जी प्राची जी, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा वो तो सही है, पर देखिए उनका जो उस टाइम का कमेंट था वो मीडिया के तरफ था, पर जिस तरह मीडिया आज उनको प्रेज कर रहे हैं, वो एक प्रूफ है कि
उनका जो व्यक्तित्व था वो हम सब मानते हैं कि हमने शायद कुछ गलती की उनके ऊपर आरोप लगाने का या जजमेंट करने का। दूसरी चीज, उनका जो करियर में सबसे मेरे ख्याल में ड्रामेटिक मोमेंट था जब वो ऑर्डिनेंस छीड़ के फेंक दिया था। पर आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि माय मेंटोर। तो मुझे लगता है कि जहां जहां उनको क्रिटिसिज्म था वो सारे इन अ सेंस 180 डिग्रीज टर्न हो गया एक दिन में ही, क्योंकि सच जो है वो जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सच जो है वो तो निकल आएगा ही आएगा, और उनका जस्टिफिकेशन और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन पे अब कोई सक्सेस होगा ही नहीं। और ये खुद उन्होंने संयम बरतकर समझाने की कोशिश की, उन्होंने खुद अपनी सहजता से समझाने की कोशिश की। कई बार सवाल, इसका कारण ये है जी कि वो बहुत लर्नेड व्यक्ति था। हाँ। और जो लर्नेड है, जो बहुत किताबों में घुसे रहते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस आता है। किदवई जी इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं? जी देखिए, वो जो अध्यादेश की बात होती है उसका भी जिक्र होना चाहिए। प्राची, अध्यादेश राहुल गांधी ने वो प्रेस क्लब में फाड़ा नहीं था। वो जो पर्चा फाड़ने का एक उनका चित्र आता है वो कहीं और का है, कोई भी ऐसा फुटेज नहीं है। अगर फुटेज है तो दिखाया जाए। अध्यादेश क्या था? अध्यादेश ये था कि जो लोग आरोपी होते हैं 2 साल से ज़्यादा को अगर उनको सज़ा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके ऊपर लालू यादव और तमाम उस ज़माने के जो घटक दल थे, जो यूपीए के, उनका दबाव था कि मनमोहन सिंह अध्यादेश लाए, और राहुल गांधी ने उसका विरोध किया। अध्यादेश वो आया नहीं, तो उससे फ़ायदा किसका हुआ? मनमोहन सिंह देश की राजनीति में सफाई से मतलब करप्शन फ्री सिस्टम चाहते थे, तो उनको तो वो चीज़ बहुत अच्छी महसूस हुई। जो उसका कारण बताया जाता है कि राहुल गांधी ने, तो मैं फिर आपसे कहूँगा, आपके दर्शकों को, कि वो फाड़ा नहीं गया था। वो ऐसी कहानी कही गई है कि फाड़ा गया। अगर उसका कोई फुटेज है तो बहुत, वहाँ तो अजय माकन भी मौजूद थे, सबके सामने वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मन करता है कि मैं उसको फाड़ दूँ, और मनमोहन सिंह की उसमें सहमति नहीं थी। यही वहाँ पर उनका व्यक्तित्व आता है कि क्योंकि वो कोलिशन की सरकार थी, उस पर दबाव था। अब आप प्रश्न कर सकती है कि क्या मनमोहन सिंह फिर अध्यादेश क्यों ला रहे थे? देखिए, एक तो कोलिशन के कंपल्शंस होते हैं, और जब उसके बाद फिर उन्होंने कोई उसको, क्या उन्होंने मनमोहन सिंह ने त्यागपत्र दिया? यही बातें किदवई जी आज स्पष्ट हो रही हैं, और वही इतिहास वाली बात जो थी मनमोहन साहब की, वो अब सच साबित हो रही है। जितने भी आरोप, जितने भी नैरेटिव बनाए गए, वो आज उनके जाने के साथ ही खत्म हो गए, और आज सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ, उनके किए हुए काम, उनका योगदान, उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म, आरटीआई को लाना, रोजगार की गारंटी देना, ये सब कुछ आज देश याद कर रहा है, और इसी के साथ विदाई दे रहा है अपने महान अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।